हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस एंड आज है एबीएम मॉड्यूल डी का पार्ट 4 एंड इसमें हम कवर करने वाले हैं अगले दो नए चैप्टर। तो दो चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं एंड आज बारी है कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में एंड फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंप्लायंस इश्यूज एंड द कंप्लायंस रिस्क्स के बारे में। एंड वी आर गोइंग टू थॉरली कवर द कंसेप्ट्स इन दीज वीडियोस एंड इफ यू वांट कि आपको पिछली वीडियोस मिल जाए, उनके पीडीएफ नोट्स में मिल जाए, तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा iibf.info/app के ऊपर एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। चलिए आज का सेशन जल्दी से करते हैं स्टार्ट। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक किया हो ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर। इट सेज अ लार्ज कमर्शियल बैंक is structuring its high governance meetings to ensure the independence of the compliance function. According to the regulatory expectation for robust oversight, which meeting arrangement is most critical for audit committee of the board to implement regarding its interaction with the CCO? तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या चीजें किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। एक कमर्शियल बैंक है, स्ट्रक्चर कर रहा है अपनी हाई लेवल गवर्नेंस मीटिंग्स को इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो कंप्लायंस फंक्शन है उसकी इंडिपेंडेंसी बनी रहे। देखो, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड जो है उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उनका डायरेक्ट एंड इंडिपेंडेंट असेस हो टू द बोर्ड एंड इट्स कमेटीज एंड वो एग्जेक्टिव के इन्फ्लुएंस में ना हो। अब एसीबी जो है उसे सीसीओ को मिलना चाहिए, राइट, इन एवरी मीटिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट जिसमें एमडी, सीईओ, ईडी एटसेट्रा होते हैं वो शामिल ना हो। एंड जो ये एक्सक्लूसिव सेशन होएगा वो अलाउ करेगा सीसीओ को कि वो आसानी से कंसर्न्स को बता सकता है, रिपोर्ट ब्रीचेस जहां पर उनको उनके बारे में बता सकता है, जो कोई इश्यूज हैं रेगुलेटरी रेपुटेशन रिस्क के बारे में वो बिना किसी इंटरफेरेंस के डर से बता सकता है। और साथ के साथ जो सीसीओ है उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बोर्ड को, एसीबी चेयरपर्सन को सेपरेटली मिल सकते हैं जब कभी भी रिक्वायर्ड होगा। ये इसलिए जरूरी है ताकि फंक्शनल इंडिपेंडेंस बनी रहे एंड साथ के साथ जो सीसीओ है वो बेसिकली सबॉर्डिनेट नहीं करेंगे बिजनेस यूनिट को, डायरेक्ट एडवाइजर की तरह काम करेंगे एंड ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ भी अलाइन करती है चीज। ऑप्शन देखते हैं। अ मंथली मीटिंग वेयर सीसीओ प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड कंप्लायंस रिपोर्ट टू इट्स फुल बोर्ड इंक्लूडिंग द एमडी, सीईओ। देखो, रिपोर्टिंग फुल बोर्ड को करना इंपॉर्टेंट है लेकिन की एस्पेक्ट क्या कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए, तो प्राइवेट सेशन चाहिए जिसमें एमडी, सीईओ ना हो, सीनियर मैनेजमेंट ना हो। ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, अ क्वार्टरली 1-to-1 मीटिंग between ACB and the CCO held specifically without the presence of the senior management including the MD, CEO. Absolutely correct, बिल्कुल सही है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए विजिट, ऐसा ही कुछ चाहिए। एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू सेशन, फिर से वो एमडी, सीईओ आगे वो नहीं चाहिए। एडहॉक मीटिंग्स कन्वीन्ड बाय द एमडी एंड सीईओ वो भी नहीं चाहिए, यानी कि जिस मीटिंग में सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो तो इंडिपेंडेंसी कैसे ही रहेगी। सो दैट्स नॉट द करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। इट सेज a bank faces a significant penalty after its marketing department inadvertently used customer data in a manner that violated the new data privacy laws. अब एक बैंक के ऊपर पड़ गई है पेनल्टी, सिग्निफिकेंट पेनल्टी बढ़ गई है बिकॉज उसका जो मार्केटिंग डाटा डिपार्टमेंट है उन्होंने कस्टमर डाटा का इस्तेमाल इस तरह से कर लिया कि डाटा प्राइवेसी के जो कानून थे वो ब्रीच हो गए, leading to a public reprimand from the regulator. The situation best exemplifies compliance risk because it directly involves which combination of outcomes, क्योंकि इसमें कौन कौन से आउटकम्स शामिल हैं। देखो, मेन चीज क्या हुई है कि मिसयूज हुआ है कस्टमर डाटा का मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि जो प्रीवीसी लॉ है उसका ब्रीच हुआ है। अब ये रेगुलेटरी एक पेनल्टी पड़ी है, फाइनेंशियल इंपैक्ट हुआ है और पब्लिक रेप्रीमेंड हुआ है, यानी कि रेपुटेशन भी डैमेज हुई है। अब कंप्लायंस रिस्क की डेफिनेशन क्या कहती है कि लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन आपके ऊपर पड़ेगी, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या आपकी रेपुटेशन को लॉस हो सकता है। एंड ये क्यों होगा? क्योंकि आपने लॉज के साथ, रेगुलेशंस के साथ, कोड्स ऑफ कंडक्ट के साथ, यहाँ स्टैंडर्ड्स जो थे गुड प्रैक्टिसेस के, उनके साथ कंप्लाई नहीं किया। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम किस चीज का है? ये बेसिकली रेगुलेटरी सैंक्शंस और पेनल्टीज की वजह से है एंड जो रेपुटेशनल डैमेज है उसकी वजह से है, राइट। ऑप्शन देखते हैं। अ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू ऑपरेशनल एरर्स एंड अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉय मोरल। देखो, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। फाइनेंशियल लॉस जरूर हुआ है लेकिन बेसिकली जो की एलिमेंट था, राइट, रेगुलेटरी सैंक्शंस, वो इसमें नहीं बताया भाई। रेपुटेशनल डैमेज भी हुआ, वो भी सही है, राइट। तो ये तो सेंट्रल है ना, रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द कंप्लायंस लिस्ट, इनके बारे में नहीं बताया, तो ऑप्शन ए हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशनल डैमेज,
फ्रॉम फेलिंग टू अडेयर टू द एप्लीकेबल लॉस, एब्सोल्युटली यही चीज यहां पर हुई है जिसके साथ आपने अलाइन नहीं किया। कंप्लायंस रिस्क में ये चीजें तो मेनली रहती ही रहती हैं। नाउ question number 3. The board of directors of a bank led by the chairman Virat Kohli is reviewing its core responsibility concerning the compliance function to ensure its meets governance standards. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि लीड किया जा रहा है विराट कोहली जी के द्वारा, वो रिव्यू कर रहा है बोर्ड किसको, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, राइट, जिनका कंसर्न है कंप्लायंस फंक्शन के साथ, जो बेसिकली मीट करना चाहता है गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के साथ, उसके साथ रिलेटेड चीज है, राइट। अब नाउ इसके बाद कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। फंडामेंटल कौन सी टास्क, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की, दैट कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स अल्टीमेट ओवरसाइट रोल, एंड उसके अल्टीमेट ओवरसाइट रोल के बारे में बताती है। देखो बोर्ड की कोर एंड जो नॉन डेलीगेबल ड्यूटी होती है ना, वो होती है कि आपने बैंक की कंप्लायंस पॉलिसी को अप्रूव करना है, उसको ओवरसी करना है, पीरियोडिकली उसको रिव्यू करना है। यानी कि if I'm talking about the compliance policy, right, इसके साथ रिलेटेड तीन चीजें हैं। पहली चीज है अप्रूवल, कि इनको अप्रूव करना है। दूसरी चीज है इसको ओवरसी करना है, इसकी देखरेख करनी है। एंड तीसरी चीज है इसका रिव्यू करना है। ये तीन चीजें मेन है, राइट। एंड साथ ही साथ जो कंप्लायंस फंक्शन है उसकी इंडिपेंडेंसी को चेक करने का काम, अथॉरिटी को चेक करने का काम, एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू कि जो बैंक है वो कानून, रेगुलेशन एंड साथ ही रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहा है, राइट। दिस कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट नहीं कर सकता आगे। देखो जो कमेटीज होती हैं लाइक एसीबी है या जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, राइट, सपोर्ट कमेटी होती है, वो कर सकता है, लेकिन बोर्ड खुद सेट करेगा कि हमारा मैसेज क्या है मेनली, राइट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होते हैं ना, जैसे आरबीआई का कंप्लायंस सर्कुलर है या बेसल की कंप्लायंस गाइडलाइंस हैं, वो भी इसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज करती हैं कि बोर्ड ऐसी ड्यूटीज को आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। डेलीगेशन एग्जीक्यूशन में पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में पॉसिबिलिटी नहीं है। जो बोर्ड रहेगा वो रेगुलेटर को हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, हमेशा आंसरेबल रहेगा फॉर द कंप्लायंस फेलियर्स, राइट, दैट्स द मेन थिंग। ऑप्शंस देखते हैं। कंडक्टिंग द एनुअल कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट एंड फॉर्मुलेटिंग द डिटेल्ड प्लान्स टू मैनेज द आइडेंटिफाइड रिस्क्स। सी, जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उन्होंने एनुअल असेसमेंट करनी है। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ड्यूटी, तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट बेसिकली यहां पर रिस्पॉन्सिबल रहता है कि एनुअल रिस्क असेसमेंट करनी है या प्लान्स को फॉर्मुलेट करना है। बोर्ड उनको रिव्यू करता है, राइट, परफॉर्म नहीं करता डायरेक्टली। सो दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी, अप्रूविंग द बैंक्स ओवरऑल कंप्लायंस पॉलिसी, ensuring that significant compliance issues are effectively and expeditiously resolved by the senior management, right। तो पर्टिकुलरली बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कंप्लायंस पॉलिसी जो है अप्रोप्रिएटली इन प्लेस है एंड वो बोर्ड की तरह अप्रूव्ड है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की रहती है रिलेटेड टू कंप्लायंस इश्यूज। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इट इज, a bank is assessing its cyber security posture। बैंक जो है वो असेस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को, राइट। द रिस्क ऑफ अ डाटा ब्रीच अकरिंग ड्यू टू sophisticated external hacking attempts, assuming the bank had no firewalls, intrusion detection systems or employee training, would be classified as what type of risk। अब बैंक के ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी बेसिकली पोज हो रहा है, एंड ये चीज मेनली कही जा रही है कि रिस्क ऑफ डाटा ब्रीच है वो यहाँ पर है, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड एक्सटर्नल हैकिंग अटेम्प्ट की जा रही है। अब ये एज्यूम करें कि बैंक के पास ना फायरवॉल है, ना आईडी एस है, ना ही एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, तो ये कौन सा रिस्क है। सी, ये एक हैकिंग अटैक है एंड आपके पास कंट्रोल्स नहीं है, फायरवॉल नहीं है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, राइट। तो रिस्क बेसिकली इनहेरेंट रिस्क हो गया, बिकॉज आपके पास रिस्क को स्टॉप करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कोई चीज ही नहीं है। एंड जो टाइप ऑफ यहां पर रिस्क रहेगा, दैट्स बेसिकली व्हाट, अब आपके पास जो रिस्क है दैट्स अ साइबर सिक्योरिटी रिस्क, या फिर इसको आईटी रिस्क कह सकते हैं। ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑपरेशनल रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, राइट। बिकॉज ये फेलियर ऑफ सिस्टम की वजह से, प्रोसेस फेलियर की वजह से है, एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द रेजिडुअल रिस्क। इज इट द रेजिडुअल रिस्क? नो। रेजिडुअल रिस्क बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होती है जो बेसिकली मेजर्स के बाद रहती है।
अब सिनेरियो के हिसाब से आपके पास तो कंट्रोल नहीं है, तो ये रेसिड्यूल रिस्क तो नहीं है। Inherent risk because it represents the risk of the organization in the complete absence of security controls. Absolutely correct. ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है, राइट। इनहेरेंट रिस्क है क्योंकि कोई कंट्रोल्स नहीं है। ऑपरेशनल रिस्क बिकॉज इट रिलेट्स टू हैंडलिंग द कस्टमर ट्रांजेक्शन एंड पोटेंशियल अनएथिकल कंडक्ट। देखो ये टाइप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क तो है, लेकिन पर्टिकुलरली ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। ये जो चीज आपकी ऑपरेशनल रिस्क है, दैट्स बेसिकली अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, राइट। तो ये नहीं कह सकते। कंट्रोल रिस्क बिकॉज इट स्टेम्स फ्रॉम द फेलियर ऑफ द कंट्रोल। तो फेलियर ऑफ कंट्रोल तो तब होगा ना जब कंट्रोल होंगे, कंट्रोल ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक इज कंसिडरिंग अपॉइंटिंग द न्यू सीसीओ, यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जसप्रीत बुमराह जी को अपॉइंट करना है टू सेवरल इंटरनल कमिटीज टू लेवरेज हिज एक्सपर्टीज to maintain the CCO's independence and avoid conflict of interest, which committee membership would be strictly prohibited for him। तो कौन सी कमेटी में उनको मेंबरशिप हम नहीं देंगे? देखो उनको ऐड करना है, इन्होंने सीनियर मैनेजमेंट ने बोला कि भाई इनको तो ऐड कर देंगे, कमेटीज का मेंबर बना देंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को कौन सी कमेटी का मेंबर नहीं बनाएंगे। मेंबरशिप इन द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एज इनवाइटेड टू प्रोवाइड कंप्लायंस अपडेट्स। देखो सीसीओ को एक्सप्लिसिटली परमिट किया गया है कि वो मेंबर बन सकते हैं या इनवाइटी हो सकते हैं एसीबी को लेकर के, तो वहां पर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन ए हो गया गलत यहां पर। ऑप्शन बी, membership in committee that deals with the large value procurement and sanctions of the vendor contract, right। अगर आप उनको वेंडर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड में डाल देते हो, ठीक है, जो उनके रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंफ्लिक्ट पैदा कर सकती है, ठीक है। अब लेट से आप परचेजिंग के साथ या सैंक्शन के साथ जो चीजें उनके साथ उनको डाल देते हो, तो कंप्लायंस को कैसे चेक करेंगे आप? कंप्लायंस को तो चेक कर ही नहीं पाएंगे, वो तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सो ये चीज जो है वो क्या चीज पैदा कर रही है? that basically imposing the conflict of interest। ये conflict of interest को पैदा कर रही है। so option B is actually the correct answer। इसका मेंबर नहीं बना सकते भाई। and what about the CRMC? क्या इनको क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में प्योरली एडवाइजरी कैपेसिटी में मेंबर बना सकते हैं? देखो सीसीओ को एक्सप्लिसिटली अलाउ किया गया कि वो सीआरएमसी का मेंबर बन सकते हैं, राइट। रोल लेकिन एडवाइजरी होना चाहिए, दैट्स द मेजर थिंग। तो हाँ ये भी चीज अलाउड है, बेसिकली अलाउड है ना। तो ये हम तो पूछ रहे हैं कहां पर अलाउड नहीं, तो गलत कर दिया आपने, राइट। एंड ऑप्शन डी इट सेज मेंबरशिप इन द कमिटी ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट टू ऑफर कंप्लायंस पर्सपेक्टिव। देखो सीसीओ को परमिट किया गया कि वो मेंबर बन सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव उस वहां पर दे सकते हैं अपना, दैट्स बेसिकली अलाउड, राइट। सो सीसीओ जो है वो किसी भी क्रेडिट अप्रूवल या सैंक्शन कमेटी का पार्ट नहीं बन सकते, या जहां पर डिसीजन लेने बिजनेस को लेकर के, जहां पर रिस्क टेकिंग होने वाली है, जहां पर आप सैंक्शनिंग कर रहे हो लोन्स की या इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वहां पर सीसीओ पार्ट नहीं बन सकता। अदरवाइज सीसीओ जो है एडवाइजरी कमेटी में शामिल हो सकता है, नो इश्यूज इन दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ बैंक्स क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स क्वार्टरली रिव्यू। बैंक का जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है, ठीक है, बैंक का क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है, वो क्वार्टरली रिव्यू के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। The team is tasked with performing the LRM, loan review mechanism. Which of the following activities falls outside the scope of loan review and belongs to a different type of portfolio analysis? देखो LRM जो होता है, if we talk about the LRM, right, loan review mechanism की अगर हम बात करें, this is actually post sanction based। ये सैंक्शन के बाद की कहानी होती है, सबसे पहली चीज है, राइट। एंड मोर ओवर दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस हम कह सकते हैं। एंड फर्दर इंडिविजुअल क्रेडिट एक्सपोजर के ऊपर फोकस रहता है, यानी कि वी डू फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपोजर्स। ये पोर्टफोलियो के बारे में बात नहीं करता है, इस केस में हम इंडिविजुअल एक्सपोजर के ऊपर फोकस करते हैं। क्वालिटी ऑफ लोन को देखते हैं, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन को देखते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को चेक करते हैं, क्रेडिट रिस्क गाइड जो आपकी ग्रेडिंग होती है वो देखते हैं, ये सब चीजें की होती हैं, राइट। एंड कौन सी चीजें एलआरएम के स्कोप में नहीं आती? सेक्टरल क्रेडिट कंसंट्रेशन को स्टडी करना, यानी कि अगर आप क्रेडिट कंसंट्रेशन चेक कर रहे हो वो इसके दायरे में नहीं है। पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेस टेस्टिंग करना, वो भी इसके दायरे में नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजिक एएलएम लिंकेज कर रहे हो क्रेडिट ग्रोथ के बीच में, लायबिलिटी प्रोफाइल के बीच में, वो भी इनके दायरे में नहीं है, राइट। सो दैट्स द केस। अब ऑप्शन देखते हैं। असेसिंग इंडिविजुअल हाई लोन्स फॉर रीपेमेंट रिस्क। अब अगर इंडिविजुअल लोन को कर रहे हो, असेस कर रहे हो, वो तो अलाउड है, दैट्स अलाउड। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग कंसंट्रेशन of a specific lending to a specific industry,
ये कंसंट्रेशन चेक नहीं है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो लेवल टास्क है. दिस इज समवट पोर्टफोलियो लेवल टास्क. This is portfolio level task here and not related to some particular individual loan, right? So ये तो allowed नहीं है. So option B is the correct answer है, right? Verifying the documentation for recently sanctioned corporate loans is completely and correctly filed. देखो identifying lapses जो होता है वो बेसिकली की ऑब्जेक्टिव है किसका, एलआरएम का. ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी सही है. डिटर्मिनिंग इफ देयर इज एनी लैप्सेस इन कंप्लायंस विद द बैंक्स इंटरनल लेंडिंग पॉलिसी, ये भी सही है, राइट? ये तो होती हैं चीजें, राइट? अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. The seventh question, it says a bank's compliance function operates on two distinct levels to ensure comprehensive adherence to its obligations. When an internal audit finds that a breach is consistently failing to follow the bank's own documented four-step process of for customer onboarding, which level of compliance has been breached? तो कौन सा जो कंप्लायंस का लेवल है उसे ब्रीच किया जा रहा है, राइट? तो लेवल ऑफ कंप्लायंस कौन सा ब्रीच हो रहा है उसके बारे में हमने बताना है. तो बैंक का कंप्लायंस फंक्शन है जो कि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट लेवल के ऊपर चलता है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो अधेरेंस है ऑब्लिगेशन को लेकर के वो हो रही है. जब इंटरनल ऑडिट को पता लगता है कि ब्रांच कंसिस्टेंटली एक फेल हो रही है, कि वो फॉलो नहीं कर रही है बैंक के खुद के डॉक्यूमेंटेड 4 स्टेप के प्रोसेस को कस्टमर ऑनबोर्डिंग को लेकर के, तो कौन सा लेवल ऑफ कंप्लायंस जो है वो ब्रीच हो रहा है उसके बारे में वी नीड टू टेल. देखो, अगर मैं बैंकिंग रिस्क के लेकर के या फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क को लेकर के बात करूं, तो कंप्लायंस फंक्शन दो लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है, राइट? एंड ये जो लेवल हो सकते हैं, दीज लेवल आर पर्टिकुलर रिलेटेड टू व्हाट. एक तो आपके पास लेवल होता है रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कंप्लायंस. वन इट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कंप्लायंस, राइट? एंड व्हाट डू मीन बाय दिस एक्सटर्नल कंप्लायंस? लाइक जहां पर आप लॉज को मानते हो, रेगुलेशंस को मानते हो, रेगुलेटरी डायरेक्टिव जो दिए गए उनको मानता हो, राइट? दूसरा होता है इंटरनल कंप्लायंस. इंटरनल कंप्लायंस क्या रहेगा? जब बैंक की इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं. अब ब्रांच जो है वह बैंक के खुद के डॉक्यूमेंटेड जो 4 स्टेप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये तो इंटरनल कंप्लायंस के साथ अवेयरनेस नहीं आप कर रहे हो ना, राइट? तो बेसिकली जो लेवल 1 कंप्लायंस है वो होता है कौन सा? दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू जो आपका एक्सटर्नल है. लेवल 1 कंप्लायंस वो एक्सटर्नल वाला है. लेवल 2 कंप्लायंस इंटरनल वाला है. तो डेफिनेटली आप लेवल 2 को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो लेवल 2 वाला नहीं फॉलो कर रहे हो, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट? So option B is the correct answer here. Now, let's move toward the eighth question. The head of a bank's newly formed credit audit department. अब बैंक के जो क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है उनके हेड है बैंक के न्यूली फॉर्म्ड क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के रिकी पॉन्टिंग इज आउटलाइनिंग इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू द बोर्ड. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को आउटलाइन कर रहे हैं. विच ऑब्जेक्टिव मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेटेजिक पर्पस? कौन सा ऑब्जेक्टिव मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ क्रेडिट ऑडिट फंक्शन को एज अ टू अ स्टैंडर्ड लोन रिव्यू, टू अ स्टैंडर्ड लोन रिव्यू दैट वी नीड टू टेल. सी, इफ वी टॉक अबाउट द एलआरएम, अगर हम फोकस की बात करें तो वो अकाउंट लेवल के ऊपर फोकस करता है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्वेश्चन में. आप कंप्लायंस को चेक करते हो, सैंक्शन टर्म्स को चेक करते हो, पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग टूल की तरह उसको इस्तेमाल करते हो प्राइमरी, राइट? एलआरएम के केस में यही चीज होती है. क्रेडिट ऑडिट इफ वी टॉक अबाउट, सो वी आर हैविंग टू फंडास. एक फंडा मैंने आपको बताया आपको रिलेटेड टू द एलआरएम. एक फंडा आपको मैंने बताया एलआरएम से रिलेटेड, वेयर वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, कि आप अकाउंट लेवल के ऊपर चेक कर रहे हो, राइट? आप प्रोसीजर्स को, प्रोसेसेस को, सैंक्शंस को चेक कर रहे हो, ये भी हमने देख लिया. एंड दूसरी टाइप है हमारे पास क्रेडिट ऑडिट, दैट इज रिलेटेड टू द क्रेडिट ऑडिट, राइट? क्रेडिट ऑडिट जो है वो पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर है, दैट्स ऑन पोर्टफोलियो लेवल, राइट? अब ये पॉलिसी लेवल ओवरसाइट है. यहां पर आप पूरे के पूरे क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी को एग्जामिन करोगे, पोर्टफोलियो की क्वालिटी को एग्जामिन करोगे, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस को देखोगे, क्रेडिट पॉलिसी के साथ अवेयरनेस को चेक करोगे. आप ये देखोगे कि क्या प्रॉपर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो सही से काम कर रहा है, क्या वो फॉरवर्ड लुकिंग है, राइट? एंड इसके बेस के ऊपर, क्रेडिट ऑडिट के बेस पर आप एश्योरेंस दे सकते हो
बोर्ड को कि क्रेडिट प्रोसेसेस जो है वो साउंड है, सिस्टमेटिक है, सही चल रहे हैं भाई, वीकनेसेस को हमने देख लिया है, ये लोन लेवल नहीं है, ये मैक्रो लेवल के ऊपर काम कर रहा है, राइट? दैट व्हाट्स आई मेंट टू टेल यू, राइट? ये चीज होगी। अब हेड ऑफ बैंक जो है उन्होंने क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट किया एंड वो उसके बारे में बता रहे, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट इट। To primarily focus on verifying completeness of loan documentation for all the accounts। देखो डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाता है लेकिन वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। स्ट्रेटेजिक पर्पस जो होता है वो ज्यादा ब्रॉडर है, आप रिस्क असेसमेंट के ऊपर फोकस करते हो, आप पोर्टफोलियो की क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज बेसिकली इन लाइन, लेकिन वो प्राइमरीली नहीं है। दैट्स बेसिकली व्हाट, वो प्राइमरी किसका है? वो एलआरएम का प्राइमरी होता है, राइट? ऑप्शन बी, to independently review the credit risk assessment process, pick up early warning signals, provide feedback to the regulatory compliance for the entire credit portfolio। एब्सोल्युटली करेक्ट, पूरे के पूरे क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए आप ये चीजें करते हो। सो दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर, राइट? तो ये ऑब्जेक्टिव्स है क्रेडिट ऑडिट के कि आपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी को बढ़ाना है, आपने सैंक्शन प्रोसेस को रिव्यू करना है, रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर फीडबैक देना है, इंडिपेंडेंटली क्रेडिट असेसमेंट को रिव्यू करना है एंड ऑल, राइट? दैट्स द केस। अभी चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर, विच इज रिलेटेड टू द कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर। To ensure a robust and layered defense against the compliance failures, the compliance department and the inspection and audit department must have a clearly defined relationship। तो compliance department and IAD department यानी कि inspection and audit department जो उनका clearly defined relationship होना चाहिए। What is the primary role of the inspection and audit department in supporting the compliance function? तो प्राइमरी रोल क्या है इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का, आईएडी डिपार्टमेंट का, सो एज टू सपोर्ट द कंप्लायंस फंक्शन, वो हमने बताना है। देखो कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो होता है दैट्स बेसिकली द फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस ऑफ डिफेंस। इफ वी टॉक अबाउट द कंप्लायंस डिपार्टमेंट, राइट, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, राइट? दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस ऑफ डिफेंस। ये बेसिकली कंप्लायंस फ्रेमवर्क को हम इसमें बनाते हैं, पॉलिसीज को बनाते हैं, ये एंड आपको एक एडवाइजरी देता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, टेस्टिंग प्रोवाइड करता है, राइट? इस चीज को कंप्लाई करने के लिए कि आप कंप्लाई करो विद लॉज एंड रेगुलेशंस। जो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, इफ वी टॉक अबाउट द आईएडी डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। दिस इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, राइट? इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है रिलेटेड टू बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी। ये वेरीफाई करता है कि जो कंप्लायंस सिस्टम्स हैं उनको टेस्ट भी करता है, उनको वेरीफाई भी करता है, कंट्रोल को टेस्ट भी करता है, वेरीफाई भी करता है, गैप्स के बारे में बताता है, वीकनेसेस के बारे में बताता है। एंड प्रिंसिपल रोल क्या है? प्रिंसिपल रोल यही होता है कि ये इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करता है, राइट? सो दिस डिपार्टमेंट, आईएटी डिपार्टमेंट जो होता है, ये डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करता है। किस चीज को इवेल्युएट करता है? जो कोई भी चीजें हो रही हैं, कंप्लायंस हो रही हैं, उनको इवेल्युएट करेगा एंड एश्योरेंस देता है कि जो एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, ठीक है, इनको इनके फ्रेमवर्क से रिलेटेड एक एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो है वो इफेक्टिव है, राइट? इसकी इंप्लीमेंटेशन की जा सकती है, उसके बारे में बता देता है, राइट? ये अपना खुद का कंप्लायंस प्रोसेस जो है वो डिजाइन नहीं करता, राइट? दैट्स मेन केस। इंस्टेंटली ये ऑब्जेक्टिवली इंडिपेंडेंट फीडबैक देता है ताकि पूरा का पूरा जो कंप्लायंस एनवायरनमेंट आप उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन अप कर पाओ। Now let's have a look at the option to design and approve the bank's main compliance policy and present it to the board final sign off। No, that's not the case। compliance policy जो होती है वो बोर्ड के द्वारा अप्रूव की जाती है एंड ओवरसी जो किया जाता है वो कंप्लायंस फंक्शन के द्वारा किया जाता है, नॉट बाय द ऑडिट डिपार्टमेंट। ये तो नहीं होता है। टू एक्ट एज प्राइमरी कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द बैंक एंड द आरबीआई फॉर ऑल द कंप्लायंस रिलेटेड कम्युनिकेशंस एंड क्वेरीज। नो, वो सीसीओ करता है ये काम का, जो किया जाता है वो सीसीओ करेगा भाई, नहीं तो सीसीओ क्या करेगा? सीसीओ इज अ नोडल पॉइंट कॉन्टेक्ट जो रहता है, ठीक है? ऑप्शन सी, to independently verify the status of the compliance in the business operations against a checklist provided by the compliance department and report its finding। absolutely true।
यानी कि फाइंडिंग्स के बारे में फीडबैक देता है, ये फीडबैक देने का काम करता है। सो दिस इज अ फीडबैक फंक्शन, जिसके थ्रू ये एश्योर करता है, किसको? कंप्लायंस डिपार्टमेंट को एश्योर करता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ द 10th क्वेश्चन ओवर हियर, a bank's audit committee is evaluating the effectiveness of its internal audit program for compliance testing. बैंक की जो ऑडिट कमेटी है वो इवेल्युएट कर रही है अपने इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम की, इसके कंप्लायंस टेस्टिंग को लेकर के। एज पर द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव वेल डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्रोग्राम। तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड अगर ऑडिट प्रोग्राम है तो उसके लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर चाहिए रहेंगे? दैट वी नीड टू आंसर। द प्रोग्राम फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन हाई रिस्क एरियाज, deliberately ignoring the low risk functions to optimize resources. The program is designed to identify violations but delegates the responsibility of recommending the and tracking corrective actions entirely to business verticals. The program is well organized with clear work papers, communicates results to the board, identifies the violations, recommends corrective actions, and track the resolution. The program allows the audit observations not carried to the final report to be resolved informally without any documentation. What would be the correct? See, जो ऑडिट प्रोग्राम होता है that must be risk based. जो भी ऑडिट प्रोग्राम होगा, लेट्स से वी आर हैविंग अ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, आप कोई भी ऑडिट प्रोग्राम करवा रहे हो, वो ऑडिट प्रोग्राम जो होना चाहिए डेट मस्ट बी रिस्क बेस्ड। आप रिस्क को चेक करो। दूसरी चीज रहती है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि हर एक एस्पेक्ट को आप उसमें कवर करोगे। एंड थर्डली प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही से होनी चाहिए। आप उसका स्कोप बताओगे, उसमें क्या क्या चीजें आपने शामिल करनी थी, वर्किंग पेपर्स क्या है, रिपोर्टिंग लाइंस क्या है, सब चीजें देखोगे। रिस्क बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आप फोकस कर रहे हो हाई रिस्क एरियाज के ऊपर, ज्यादा पहले उनके ऊपर फोकस करोगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट ट्रेल चाहिए, जो भी ऑडिट की जाएगी आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि अपने टेस्टिंग प्रोसीजर क्या क्या थे, फाइंडिंग्स क्या थी, कंक्लूजन क्या थे। एंड इंटरनल ऑडिट जो है वो सेपरेटली परफॉर्म करेगी बिजनेस लाइन से, राइट, बिजनेस से अलग करेगी, कंप्लायंस फंक्शन से अलग करेगी, राइट। सो ये बिजनेस फंक्शन से भी अलग होती है ऑडिट, ये बिजनेस फंक्शन से भी अलग है, एंड साथ ही साथ ये कंप्लायंस फंक्शन से भी अलग है, राइट। एंड ऑडिट जो रिजल्ट है वो ऑडिट कमेटी के पास जाएंगे, बोर्ड के पास जाएंगे, सिर्फ मैनेजमेंट के पास नहीं जाएंगे, राइट। अभी ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो द प्रोग्राम इज वेल ऑर्गेनाइज्ड विद अ क्लियर पेपर वर्क, communicates results to the board, identifies violations, recommends corrective action plan. That is the main thing of audit. यही होती है मेन चीज ऑडिट से रिलेटेड। अब अगर हम ऑप्शन ए से देखें, द प्रोग्राम फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन हाई रिस्क एरियाज, डेलिबरेटली इग्नोरिंग द लो एरियाज, लो रिस्क एरियाज। देखो फोकस ऑन हाई रिस्क एरियाज इंपॉर्टेंट, राइट, लेकिन जो आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होगा ऑडिट का, वो सभी चीजों के ऊपर फोकस करता है, राइट, कि कोई गैप ना बचे। तो ये नहीं कि लो रिस्क को देखोगे नहीं, तो ये गलत हो गया। Program is designed to identify violations but delegates the responsibilities of recommending and tracking corrective action plans entirely to business verticals. देखो इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता वायलेशंस को, लेकिन वो करेक्टिव एक्शन को भी बताता है और ट्रैक भी करता है करेक्टिव एक्शन को, राइट, दैट्स आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करें, द प्रोग्राम अलाउज फॉर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस नॉट कैरीड टू द फाइनल रिपोर्ट। देखो रेजोल्यूशन ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन नॉट कैरीड आउट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, ये तो डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, एक ऑडिट ट्रेल को बनाना जरूरी है। सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, the Reserve Bank of India emphasizes a three-line of defense model to manage risks within the supervised entities effectively. According to this model, which function constitutes the three distinct lines? First line and second line किसमें होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किसमें रहता है, राइट, एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस किसमें रहता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो ऑडिट से रिलेटेड हो गया। इज इट रिलेटेड टू ऑडिट? यस, इट्स रिलेटेड टू ऑडिट। मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज रिलेटेड टू द कंप्लायंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी अकॉर्डिंगली देखो तो सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या रहेगा? बिजनेस। व्हाट इट विल बी? इट इज द बिजनेस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, and the third line of defense.
सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये होता है बिजनेस, दिस इज बिजनेस, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, दिस इज रिलेटेड टू डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट, राइट। लाइक ब्रांच मैनेजर इंश्योर करते हैं कि केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी नहीं होगी उसके बारे में, वो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो एक ओवरसाइट प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है। सो दिस इज रिलेटेड टू ओवरसाइट एंड द मॉनिटरिंग पार्ट। ये ओवरसाइट से रिलेटेड है, मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। लाइक कंप्लायंस डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है एएमएल कंप्लायंस को, राइट, वो हो गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। एंड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की ऑडिट की जाती है, इंटरनल ऑडिट की जाती है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि केवाईसी एएमएल कंट्रोल्स सिर्फ और सिर्फ डिजाइन तो नहीं किए गए, प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट एश्योरेंस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट एश्योरेंस कि ये काम कर रहे हैं, गाइडलाइंस बनी हुई हैं उनसे रिलेटेड। सो ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है टू कंप्लायंस फंक्शन, ठीक है, इज दैट क्लियर। सो ये फंडा होता है। सो आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12। अ मल्टीनेशनल बैंक इज एनालाइजिंग मेजर चैलेंजेस, एक मल्टीनेशनल बैंक है जो एनालाइज कर रहा है मेजर चैलेंजेस को, दैट रिक्वायर एजिलिटी इन इट्स कंप्लायंस ऑपरेशंस, जिसको एजिलिटी चाहिए उसके कंप्लायंस ऑपरेशंस को। द बैंक नोट्स दैट सर्टेन कंट्रीज आर इंप्लीमेंटिंग unique data localization and protection laws that deviate from established government global standards, forcing the bank to adapt its technology and processes for each jurisdiction. This challenges direct consequence of which important trend? ये कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड का पार्ट है उसके बारे में वी नीड टू टेल। देखो सिनेरियो ये है कि मल्टीनेशनल बैंक है, उसके पास एक डिफरेंट एंड डाइवर्जिंग डाटा लोकलाइजेशन हो रही हैं, प्रोटेक्शन लॉज हैं। अब हर एक कंट्री जो है वो अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट डाल रही है कि कस्टमर डाटा को लोकली स्टोर करना है, कंसेंट रूल्स क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर को लेकर के, ये सब चीजें हैं। सो हेयर इज अ केस, एक बैंक है मल्टीनेशनल बैंक, हेयर वी आर हैविंग द मल्टीनेशनल बैंक। मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग कंट्रीज में है, ये उस तरह का बैंक है। अभी अलग अलग कंट्री में डील कर रहे हैं, लेट से कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी। अब इनके अलग अलग रूल्स हैं कि डाटा को किस तरह से स्टोर करना है, नहीं करना, क्या सेव करेंगे नहीं करेंगे। अब बैंक को उनकी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ा हर एक जुरिस्डिक्शन करे। यहाँ पर रूल लेट से 1 है, यहाँ पर रूल 2 है, यहाँ पर रूल 3 है, राइट। अब ये कोई रेगुलेटरी टाइटनिंग नहीं है, ये स्पेसिफिकली ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन है, राइट, डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के। एंड ये एक ट्रेंड है किस चीज का, ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफिक रेगुलेशन का ट्रेंड है। ये क्या है, दिस इज द, वी कैन से कि हर एक ज्यूरिसडिक्शन के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, तो वी कैन से ज्यूरिसडिक्शन रिलेटेड ट्रेंड हम इसको कह सकते हैं। ये इस तरह का कोई ट्रेंड है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलग है। अब ये डाटा लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स की वजह से, जैसे हम इंडिया में भी कहते हैं कि यहाँ का डाटा बाहर ना जाए, राइट, दैट्स द केस। तो ऑप्शंस को देखते हैं। रिस्क रिलेटेड टू क्रेडिट साइकिल्स एंड लेवरेज लेंडिंग। सी, क्रेडिट रिस्क बेसिकली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के साथ रिलेटेड होता है, रेगुलेटरी डाइवर्जेंस के साथ रिलेटेड नहीं है, जो कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से होगी, दैट्स नॉट द केस। द ईजिंग ऑफ ग्लोबल रेगुलेटरी कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जो ट्रेंड होता है वो आपको बता रहा है हार्मोनाइजेशन के बारे में, राइट। जो ट्रेंड आपको डिस्क्राइब कर रहा है वो डाइवर्जेंस के बारे में है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स टुवर्ड नेशनलिज्म लीडिंग टू स्पेशल रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशंस, एब्सोल्युटली ट्रू, यही चीज हो रही है। अब जियोपॉलिटिकल ट्रेंड है, हर एक जगह अपना अपना ट्रेंड चल रहा है। अब डेफिनेटली जो जियोपॉलिटिकल ट्रेंड होते हैं यहाँ टुवर्ड द नेशनलिज्म, वो एक की चैलेंज होता है, जहां पर क्या होता है कि बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन हो गया या कोई और स्पेशल रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशन जो होगी, वो डिबेट करती है, करवा देती है, चीजों को कॉम्प्लेक्स भी बना सकती है, वो रिस्क की वजह से अलग अलग भी हो सकती है, डिबेट कर सकती है ग्लोबल स्टैंडर्ड से। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13।
An effective internal control system is built upon several key components. इफेक्टिव एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो कि सेवरल की कंपोनेंट्स के ऊपर बना है डेट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ अचीविंग बैंक्स ऑब्जेक्टिव, जो कि इकट्ठे काम करते हैं एश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कि भाई बैंक अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहा है. Which component of internal control is considered the foundation that provides discipline and structure, reflecting the board's and management's commitment to control, जो कि बोर्ड के मैनेजमेंट एंड कमिटमेंट कंट्रोल के बारे में बताता है. दैट वी नीड टू टेल. सी, इफ वी टॉक अबाउट द की कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अगर की कंपोनेंट्स की बात करें, राइट, सो वी आर हैविंग द कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट होता है, वी आर हैविंग द कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, एंड मॉनिटरिंग भी होती है. जो कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, द कंट्रोल इन्वायरमेंट, अलग अलग चीजें हैं हमारे पास एज पर द आरबी डायरेक्टिव्स, एज पर थिंग्स, अलग अलग चीजें होती हैं. लेकिन जो कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है ना, दैट इज बेसिकली द फाउंडेशन थिंग. क्यों? क्योंकि ये टोन एट द टॉप के बारे में बताता है, यानी कि बोर्ड के बारे में एंड सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट है, क्या चीज है, वो क्या चाहते हैं उसके बारे में बताता है. एंड ये डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर भी लेके आता है. कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट मेजर चीज है. इसके अलावा और भी चीजें हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट, वी आर हैविंग द फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यही कंपोनेंट है, कंट्रोल इन्वायरमेंट है, राइट. आफ्टर दैट वी आर आल्सो हैविंग द रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट भी है. कंट्रोल एक्टिविटीज भी है. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन भी है, एंड मॉनिटरिंग भी है. बट इसमें से जो फाउंडेशन चीज है, दिस इज द फाउंडेशन पार्ट, दिस इज एक्चुअली द फाउंडेशन पार्ट. व्हाई? बिकॉज ये टोन एट टॉप के बारे में बताता है. टेल्स अबाउट द टोन एट टॉप, सीनियर मैनेजमेंट की क्या इंटीग्रिटी को लेकर के पोजीशन है, एथिकल वैल्यूज को लेकर के, कंपीटेंस को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के क्या पोजीशन है, उनके बारे में बताता है. राइट, ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन 8 सेज कंट्रोल एक्टिविटीज, अब सच एज परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. सी, कंट्रोल एक्टिविटीज जो होती है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो डायरेक्टिव्स को कैरी आउट करने के लिए स्टैब्लिश की जाती हैं, लेकिन ये फाउंडेशन के ऊपर बनती हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर बनती हैं. सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. रिस्क असेसमेंट की बात करें, रिस्क असेसमेंट इज बेसिकली टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ द रेलेवेंट रिस्क्स. अब ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, लेकिन ये कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है जो सेट करता है टोन के बारे में कि रिस्क को किस तरह से व्यू करना है, एड्रेस कैसे करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको पता ही नहीं है कि ये रिस्क को ज्यादा मानना है कम मानना है, तो कैसे करोगे, वो तो चीज नहीं बताएगी ना. सो कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट की कमिटमेंट के बारे में बताता है रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स, एंड ये डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कंट्रोल सिस्टम को, राइट. इसमें मैनेजमेंट फिलॉसफी, इंटेग्रिटी, बोर्ड ओवरसाइट सब चीजें शामिल होती हैं, राइट. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. Option C is the correct answer here. So that will be all related to this video. I hope that you must have understood the concepts and फर्दर अगली वीडियोस के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें, विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app. You will be finding the PDFs and everything will be there. So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.